चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बिज़नेस स्टडी के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर की जो एक्टिविटी है, हमारे जो केस स्टडी है, हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर हम लोगों का केस स्टडी का 2 दिन चलेगा। आज हम लोग थोड़ी सी एक्टिविटी आज देखेंगे, थोड़ी एक्टिविटी हम लोग कल देखने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। केस स्टडी के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मनोज इज़ रनिंग अ जनरल स्टोर अंडर द नेम डेली नीड्स इन लोकल मार्केट। ठीक है, लोकल मार्केट में डेली नीड्स के नाम पे उसने जनरल स्टोर चालू किया है मनोज ने। ही टेक्स ऑल डिसीजन अबाउट बिजनेस हिमसेल्फ। ठीक है, उसके जितने भी डिसीजन होंगे बिजनेस के वो खुद ही लेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को थोड़ी सी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हम लोग किस बिज़नेस की बात करें। विदाउट एनी इंटरफियरेंस फ्रॉम अदर्स एंड गेट ऑल द प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द फुल रिस्क। यहाँ पर हम लोग बात करें कि विदाउट एनी इंटरफियरेंस, है ना, किसी भी गवर्नमेंट का कोई इंटरफियरेंस नहीं आएगा या किसी भी अदर व्यक्ति का कोई इंटरफियरेंस नहीं रहेगा। जितना भी प्रॉफिट है रिवॉर्ड के रूप में वो सारा उसको मिलेगा, क्योंकि उसने फुल रिस्क बियर करके काम चालू किया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबाउ केस, इस पूरे केस में सबसे पहले आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच मनोज हैज़ फॉर्म्ड हिज बिजनेस। आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, कौन सी फॉर्म है। और ठीक है, मनोज हैज़ फॉर्म्ड हिज बिजनेस, है ना, हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई हम लोगों ने यूँ ही कर लिया होगा, ठीक है ना। हम लोगों ने समझ लिया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 3-4 चीज़ें जो हम लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स में मिलेगी। कौन सा? सबसे पहले तो उसके डिसीजन जो होंगे वो खुद लेगा, कोई विदाउट एनी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा किसी भी व्यक्ति का। और प्रॉफिट जो है वो रिवॉर्ड के रूप में उसको रिस्क बियरिंग के रूप में उसको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो होगा प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम लोगों को 3-4 चीज़ों से समझ में आ गया कि जो बिजनेस फॉर्म है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप का। ठीक है, सेकंड उसमें बोला स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ दैट फॉर्म। 4 फीचर्स की बात करनी है हम लोग कि 4 फीचर्स बताना है। तो कोई भी 4 फीचर्स हम लोगों को बुक में पढ़े हुए हैं, ठीक है, हम लोग बता सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिखा हुआ है। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनरशिप होती है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी बनी रहती है, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, वन मैन कंट्रोल रहता है, नो सेपरेट लीगल एंटाइटी, कोई सेपरेट लीगल एंटाइटी नहीं है, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, और स्मॉल साइज रहेगा हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का। तो ये हमारे फीचर्स हो गए, जिसमें से कोई 3-4 हम लोग जो कि हम लोग को याद रहते हैं हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज श्रीराम स्टार्टेड कन्फेक्शनरी बिजनेस फ्यू ईयर्स बैक, है ना। कुछ टाइम बाद श्री राम ने स्टार्ट किया। कन्फेक्शनरी मतलब होता है मिठाई, स्वीट्स, है ना, स्वीट्स की दुकान चालू की, मतलब एक हलवाई की बात कर सकते हैं। हलवाई के रूप में उसने काम चालू किया है। ड्यू टू कंटिन्यूस लॉसेज इन बिजनेस ही डिसाइडेड टू क्लोज द बिजनेस। कंटिन्यू उसको लॉस हो रहा है तो उसने डिसाइड किया है एक टाइम के आने के बाद में कि बिज़नेस को हम लोग क्या करना चाहिए, अब शट डाउन करना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए। ही ओज 4 lakhs टू सप्लायर्स फ्रॉम हु ही हैड बिन टेकिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, उसके कुछ सप्लायर्स रहे होंगे, नहीं नाम तो दिया नहीं है यहाँ पे। 4 lakhs रुपीज़ उसने ऑन किए हैं, मतलब क्रेडिट बेसिस पर उसने माल उठाया था। हिज बिजनेस फंड्स आर इनसफिशिएंट टू रिपेयर द डेप्ट्स। ठीक है, बिजनेस का जो फंड है वो इनसफिशिएंट रहा होगा, तो उसने डेप्ट्स के रूप में जो है क्रेडिटर से माल उठाया है। कैन सप्लाई रिकवर द फंड्स फ्रॉम द पर्सनल एसेट्स ऑफ श्रीराम एज हिज बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू रिपेयर द डेप्ट। उसने बोला है कि क्या सप्लायर जो है वो उसके फ़ंड को रिकवर कर सकते हैं पर्सनल एसेट्स से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्रेडिटर्स की, सप्लायर्स की। वो क्रेडिटर्स जो सप्लायर जो होते हैं ना, उनको हम लोगों को पैसा चुकाना ही पड़ेगा, चाहे हम लोग बिजनेस से चुकाएं या अपने पर्सनल एसेट्स से चुकाएं। ठीक है, तो एक चीज़ तो हम लोगों को समझ में आ गई कि जो वो पूछ रहा है कि यस या नो, तो हम लोगों को समझ में आ गया कि यस, है ना। यहाँ पर एक ऑप्शन तो हम लोगों को समझ में आ गया। और उसने पूछा है कि वाई, अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर है यस, सप्लायर कैन रिकवर हिज डेब्ट्स फ्रॉम पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ श्री राम एज ही इज़ अ सोल प्रोप्राइटर ड्यू टू फीचर्स ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर। यस, उसको चुकाना पड़ेगा। सप्लायर जो है वो अपना पैसा उससे पर्सनल प्रॉपर्टी से भी, श्री राम के पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी उसको चुकाना पड़ेगा। या ये बोल सकते हैं कि सप्लायर जो है वो श्री राम के से पर्सनल प्रॉपर्टी से भी अपना रिकवर कर सकेगा। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर ही यही है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी बनी रहती है। और हम लोगों को हमारे जो एक्सटर्नल पर्सनस होते हैं, एक्सटर्नल पर्सन मतलब कि क्रेडिटर, सप्लायर्स, हमारे जितने भी हम लोग जिससे लोन लेते हैं, क्रेडिट पर माल लेते हैं, उनको हम लोगों को पे करना ही पड़ेगा, चाहे हम लोगों को हमारी पर्सनल असेट्स भी बेचनी पड़े, लेकिन पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये केस स्टडी हो गई। सेकंड केस स्टडी पे आते हैं हम लोग
मिस्टर सुमित ग्रोवर ओन्स एंसेंट्रल हाउस इन गोवा। एंसेंट्रल मतलब होता है पुरानी वसीयत के रूप में, पुरानी विरासत के रूप में हम लोगों को अगर कोई घर, कोई बिजनेस, कोई प्रॉपर्टी मिली हुई है तो यहाँ पर भी हम लोगों को इस लाइन से फॉर्म ऑफ बिजनेस समझ में आ जाना चाहिए। ऑन द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड कन्वर्टेड इट इनटू अ होटल आफ्टर रिनोवेशन। उसके फ्रेंड ने एक एडवाइस दी थी कि इसको क्या करें कि होटल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए रिनोवेशन करने के बाद में, ठीक है। द होटल वॉज रनिंग स्मूथली एंड revenue from the hotel helped to increase his income, ठीक है। और स्मूथली उसने रनिंग हो गया, होटल जो है वो चालू हो गया है और रेवेन्यू जनरेट होना चालू हो गई है ना, उसकी इनकम बढ़ने लग गई है। ऑन हिज डेथ द प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी मतलब होटल सॉरी, उसके डेथ के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो होटल है, वॉज इनहेरिटेड बाय हिज 3 सन्स, है ना। जो उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो उसके 3 भाइयों में, 3 जो लड़के थे, 3 लड़कों में बांट दी गई है ना। इनहेरिटेड मतलब होता है कि जैसे अगर हम लोग हमारी बात करें, ठीक है, हमारे पापा के बाद हमारी प्रॉपर्टी हमारी होगी, हमारे बाद में हमारे बेटे की होगी, तो ये इनहेरिटेड मतलब कि विरासत के रूप में चलती आ रही है ना। कोई भी प्रॉपर्टी होगी वो विरासत के रूप में चलती आएगी। एल्डेस्ट सन जो बड़ा बेटा है राज, सेकेंड समीर एंड यंगेस्ट जो छोटा बेटा है राहुल, बस हु कंटिन्यूड द बिजनेस एज अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हम लोगों को पहले ही समझ में आ गया था वैसे तो कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं और विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी हम लोग बात करते हैं हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि नेम द लॉ बताइए कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो किस लॉ के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। 1956 के अंतर्गत हम लोग हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को लेते हैं। Who among the 3 brothers has right to control the business, ठीक है, किसको राइट्स होगा? तो एल्डेस्ट सन राज हैज़ राइट टू कंट्रोल द बिजनेस एज ही विल बी कॉल्ड एज कर्ता। हम लोगों ने हमारे चैप्टर पढ़ा है, हमको पता है कि सबसे बड़ा जो सन होता है, सबसे बड़ा जो मुखिया होता है वही कर्ता कहलाता है। और कर्ता को अनलिमिटेड लाइबिलिटी बनी हुई रहती है, ठीक है। उसका कंट्रोल भी उसी के हाथ में रहेगा, लाइबिलिटी भी उसके पास में रहेगी, जितना भी डिसीजन पावर रहेगा वो उसी के हाथ में रहेगा, ठीक है। थर्ड जो कि हम लोगों ने अभी इसी में ही डिस्कस कर लिया कि व्हाट विल बी द लाइबिलिटी ऑफ 3 ब्रदर्स। तो लाइबिलिटी जो है वो राज, सबसे बड़ा जो ब्रदर है, सबसे बड़ा जो भाई है, वो करता है और उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी बनी रहेगी। बाकी समीर और राहुल जो है, जो कि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, क्योंकि वो, ठीक है, कर्ता नहीं है। वो कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है ना। जितना शेयर रहेगा उतनी लाइबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी केस स्टडी हो गई। थर्ड हम लोग बात करते हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग ऑटो पार्ट्स, है ना। ए बी सी ABC 3 पार्टनर है ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑटो पार्ट्स की उनकी शॉप है ना। देयर फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड, उनकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अर्निंग ऑफ द फर्म, इंक्रीज़ करने के लिए कि भाई हमारी फर्म का जो भी प्रॉफिट हो, जो भी हमारी सेल्स हो, इंक्रीज हो, बी डिसाइडेड टू यूज़ लो क्वालिटी रॉ मटेरियल विदाउट द नॉलेज ऑफ ए एंड सी, ठीक है। बी ने क्या किया, बी ने डिसाइड किया कि लो क्वालिटी रॉ मटेरियल हम लोग क्या कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं बिना नॉलेज के। ए और सी के बिना नॉलेज में लिए उसने क्या किया, लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीद लिया। एज अ रिजल्ट मैनी एक्सीडेंट्स वर रिपोर्टेड बाय द कंज्यूमर्स एंड अ केस हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट द फर्म। उसके कारण हुआ क्या कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह हुए, मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जो कि उनको नुकसान पहुँचाई है उसने, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, कंज्यूमर ने क्योंकि नुकसान हुआ है कंज्यूमर्स को, तो उन्होंने क्या किया है कि उनकी फर्म के अगेंस्ट फाइल कर दिया है, मतलब कि केस दायर कर दिया है। क्वेश्चन ये है कि इज़ दिस रॉन्ग एक्ट ऑफ बी इज़ बाइंडिंग ऑन एक्ट ए एंड सी। क्या इस रॉन्ग एक्ट को जो कि बी ने किया था उससे ए और सी भी बाइंड होते हैं, मतलब कि बंध जाते हैं क्या? तो इसका ऑप्शन है यस, क्योंकि वो पार्टनरशिप में है। यहाँ पर हम लोग पार्टनरशिप की बात कर रहे हो। यस द रॉन्ग एक्ट ऑफ बी इज़ बाइंडिंग ऑन ए ऑन सी, ठीक है। दोनों, क्योंकि ये पार्टनरशिप की, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, लेकिन बाउंड तो तीनों को होना पड़ेगा ना। जितने भी पार्टनर हैं उन सभी को बाउंड होना पड़ेगा इसके लिए। तो यस द रॉन्ग एक्ट ऑफ बी इज़ बाइंडिंग ऑन ए एंड सी, तीनों बाइंड होंगे, बी तो होगा ही और ए और सी भी बाइंड होंगे। सेकेंड वो बोल रहा है स्टेट द फीचर्स रिलेटेड टू दिस। फीचर बताओ इसका, जो कि हम लोगों ने अभी बात करी ना, उसका फीचर बताना है। तो ये है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब पार्टनरशिप बोले, म्यूचुअल एजेंसी बोले, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो म्यूचुअल एजेंसी मतलब कि
आपस में एक एज अ प्रोपराइटर के रूप में भी काम करेंगे और एज अ म्यूचुअल एजेंट के रूप में भी काम करेंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो गया म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। थर्ड इसमें बोल रहा है कि कैन कंज्यूमर फाइल केस ऑन अनरजिस्टर्ड फॉर्म, क्या कंज्यूमर जो है वो अनरजिस्टर्ड फॉर्म, क्योंकि उन्होंने रजिस्टर तो करवा नहीं रखी है, तो अनरजिस्टर्ड फॉर्म के ऊपर वो केस दायर कर सकते हैं क्या? यस, आउटसाइडर कैन फाइल अ केस ऑन अनरजिस्टर्ड फॉर्म, क्योंकि आउटसाइडर जो है उनको पैसा तो चुकाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे अनरजिस्टर्ड फॉर्म हो या रजिस्टर्ड फॉर्म हो, केस तो दोनों पे ही दायर होगा, क्योंकि है ना, गलत बाउंस किया है, गलत तरीके से अगर काम किया है तो केस तो दोनों पे फाइल हो सकता है, रजिस्टर्ड फॉर्म पे भी और अनरजिस्टर्ड फॉर्म पे भी, ठीक है। लास्ट में बोल रहा है कैन ए एंड सी फाइल केस ऑन बी, क्या ए और सी जो कि अदर पार्टनर थे वो बी पे केस दायर कर सकते हैं क्या? क्योंकि सी ने ही पूरी वो किया है ना, पूरा जो क्या बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो है सी ने ही किया है ना, पूरा काम सी ने ही किया, लेकिन ए और सी जिनको पता नहीं था, तो ए और सी जो है वो बी पे केस दायर कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है नहीं कर सकते। नो पार्टनर्स ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस ऑन ईच अदर। अनरजिस्टर्ड फर्म में एक पार्टनर दूसरे किसी भी पार्टनर पे या सारे पार्टनर पर केस दायर नहीं कर सकता है, तीनों की लाइबिलिटी बन जाएगी, चाहे एक पार्टनर ने क्या हो या सारे पार्टनर ने क्या हो, लाइबिलिटी तीनों की बनती है, तो वो एक दूसरे के ऊपर केस दायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक सेकेंड इसमें एक्स एंड वाई एंड जेड हैव म्यूचुअली डिसाइडेड टू सेटअप स्मॉल फैक्ट्री इन रूरल एरिया। एक्स वाई जेड तीनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया। अब यहाँ पर म्यूचुअली नाम आ गया है तो हम लोग समझ गए यहाँ पार्टनरशिप की बात हो रही है, ठीक है। डिसाइड क्या है, सेटअप स्मॉल फैक्ट्री इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में हम लोग फैक्ट्री है ना, छोटी सी फैक्ट्री हम लोग सेटअप करते हैं। दे डिसाइडेड टू हाइड द एसोसिएशन ऑफ एक्स विद द फैक्ट्री टू आउटसाइडर्स। वाई विल नॉट टेक अ पार्ट इन टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस ड्यू टू हिज हेल्थ इश्यूज़, ठीक है। यहाँ पर वो बोल रहा है कि एक्स जो है ना, दे डिसाइडेड हाइड द एसोसिएशन ऑफ एक्स, है ना, एक्स को हम लोगों को हाइड करना है, मतलब कि एक्स को हम लोगों को सबके सामने लेके नहीं आना है, मतलब कि वो एक पार्टनर के रूप में तो काम करेगा लेकिन सीक्रेट पार्टनर के रूप में काम करेगा, है ना। इसका ऑप्शन भी नीचे यही है, हम लोगों ने पहले से ही डिस्कस कर लिया इस चीज़ को। एक्स जो है वो सबके सामने नहीं आएगा, वो सीक्रेट पार्टनर के रूप में काम करेगा। एंड वाई जो है उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, उसका हेल्थ इश्यूज़ रहता है, तो वो भी एक नॉर्मल पार्टनर की तरह, एक्टिव पार्टनर की तरह काम नहीं करेगा, है ना। क्या बोलेंगे इसको हम लोग आगे थोड़ा सा नीचे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस है ना, हेल्थ इश्यूज। हाउएवर जेड विल टेक एक्टिव पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़। जेड जो है एक्टिव पार्टनर के रूप में काम करेगा। वेन एवर दे हैव प्रॉब्लम्स इन गेटिंग क्रेडिट और फिनेंशियल हेल्प, दे यूज़ द नेम ऑफ देयर फ्रेंड पी विथ हिज कंसेंट। अगर उनको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी या क्रेडिट की प्रॉब्लम होगी, मतलब पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो वो जो पी नाम का व्यक्ति जो उनका फ्रेंड है वो उसको, है ना, एज अ पार्टनर के रूप में काम भी कर रहा है, तो उसकी मदद ले सकते हैं। तो एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर मैंशन इन द अबाउ पैराग्राफ। यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी पार्टनर की बात करी, एक्स वाई जेड और पी की, वहाँ पर हम लोगों को बताना है कि ये तीनों चारों किस पार्टनर के रूप में काम करेंगे। तो सबसे पहले एक्स जो है वो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया, उसको हम लोग एज अ सबके सामने, है ना, लेके नहीं आएंगे, छुपा के काम करेंगे। तो एक्स जो है हमारा सीक्रेट पार्टनर हो गया, वो सीक्रेट रूप में काम करेगा। वाई जो है क्योंकि उसको हेल्थ इश्यूज़ है, तो वो भी काम सही नहीं करेगा, तो वो स्लीपिंग पार्टनर हो गया, मतलब कि काम तो करेगा लेकिन एक्टिव पार्टनर के रूप में काम नहीं करेगा, है ना। स्लीपिंग या डोरमेंट दोनों नाम दे सकते हैं। जेड जो है वो उसने खुद ही बोल दिया कि एक्टिव पार्टनर के रूप में काम करेगा, तो उसको हम लोग एक्टिव पार्टनर बोल देंगे। और पी जो है जो कि पार्टनर नहीं है लेकिन एज अ नॉमिनल पार्टनर है, मतलब कि उसको अगर हम लोग बात करें कि क्रेडिट या फिनेंशियल हेल्प होगी तो वो करेगा हम लोग को, तो वो हमारा नॉमिनल पार्टनर, मतलब कि नाम मात्र के पार्टनर के रूप में काम करेगा। उसको जो भी देना है वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या देना है क्या नहीं देना है, हिस्सा देना है कि नहीं देना है, वो सारी चीज़ हमारी डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। लास्ट हम लोग केस स्टडी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है, नहीं सॉरी लास्ट ही है। अ न्यू कोऑपरेटिव स्टोर हैज़ बीन सेटअप इन दिल्ली थ्रू रजिस्टर्ड अंडर दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को पता चलेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही है ना। एक कोऑपरेटिव स्टोर हम लोगों ने स्टार्ट किया दिल्ली के अंदर, है ना, रजिस्ट्रेशन करवा के। इट वॉज सेट टू प्रोक्यूर इसेंशियल कंज्यूमर कमोडिटीज़ इन बल्क फ्रॉम वेरियस होल सेलर्स एंड मैन्युफैक्चर टू सप्लाई द सेम एट रीजनेबल प्राइस टू पब्लिक एंड इट्स मेम्बर्स, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम लोगों को पता है क्या होता है काम, है ना, बल्क में कोई भी माल खरीदना और अपने जो भी मेंबर है उनको, है ना, रीजनेबल प्राइस पे, है ना, अपने
जितने भी मेंबर है, जितने भी पब्लिक है, उनको माल अच्छे तरीके से पहुंचाना, उनको रिजनेबल प्राइस पे पहुंचाना। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबाउ केस, पूरे केस में हम लोग आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बीइंग डिस्क्राइब्ड इन अबाउ लाइंस। हम लोगों को पता करना है कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। तो हम लोग बात करें कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि हम लोग काम क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर, है ना, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की बात करेंगे तो हम लोग कंज्यूमर कमोडिटी की बात करें, कंज्यूमर कमोडिटी की बात करें तो हम लोग कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड है स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ दैट सोसाइटी। इस सोसाइटी की जैसे हम लोगों ने बात करी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके आप तीन कोई फीचर दे दो। तो फीचर हम लोगों ने पढ़े हैं, हम लोग दे सकते हैं। फीचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, ठीक है, लीगल स्टेटस होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी बनी रहती है, कंट्रोल रहता है, सर्विस मोटिव के हिसाब से काम करते हैं और इक्वल वोटिंग राइट्स रहता है सभी का बराबर, ठीक है। तो ये हमारे फीचर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 4 केस स्टडी हम लोगों ने डिस्कस करी है। यहाँ पर हम लोगों को इसको अच्छे से समझना है और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग आपस में वापस से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है।